हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर बीपीएससी। हम लोग इस वीडियो में केजीएस आईएएस के टेस्ट नंबर 11 को देखेंगे। ध्यान देंगे कि ये टेस्ट जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है अहिल्याबाई होलकर की राजधानी निम्नलिखित में से किस शहर में थी? इसका सही उत्तर जो है वो है महेसर। ठीक है, जहाँ तक अहिल्याबाई होलकर की राजधानी की बात है तो ये महेश्वर मध्य प्रदेश में अवस्थित था। ठीक है, कुछ बातें अहिल्याबाई होलकर के बारे में जान लेते हैं। हाल फिलहाल में ये काफ़ी चर्चा में रहती हैं और ध्यान देंगे कि इस वर्ष 2025 में जो है उनकी 300वीं जयंती भी मनाई जा रही है। तो ये भी जो है करंट में रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश जाकर जो है उनका 300वां जयंती उसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से मनाया है। ठीक है, तो ये पूछी जा सकती है। और 300 रुपए का जो स्मारक सिक्का भी फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो जहाँ तक अहिल्याबाई होलकर का सवाल है तो वो मराठा संघ के अंतर्गत इंदौर की रानी थी। उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर स्थित महेश्वर को होलकर वंश की राजधानी बनाया। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर जो है महेसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो जहाँ तक पहली यूरोपीय कंपनी का सवाल है तो पहली यूरोपीय कंपनी जो थी वो पुर्तगाल थी। ठीक है, आपको बता दें कि 1569 ईस्वी में 79 में सॉरी 1579 में अकबर से जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनुमति प्राप्त की थी और फिर जो है बिहार में जो है उन्होंने अपनी पहली कंपनी स्थापित की थी। इस तरीके से हमारा इसका उत्तर जो है पुर्तगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधारक मुख्य रूप से बंगाल में विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपको पता भी होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवाओं के अधिकार के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाए। उनके पुनर्विवाह के अधिकार की वकालत की और 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, तो वे महिला शिक्षा के भी प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि यह उनके सामाजिक उत्थान के लिए आवश्यक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सूची का मिलान करना है तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है अंबुर का युद्ध। तो ध्यान देंगे कि जो अंबुर का युद्ध है वो 1749 में लड़ा गया था। ठीक है, अंबुर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1749 में। ओके, अगला है वांडी वाश की लड़ाई। तो ये जो है आपको 1760 में होता है। उसके बाद पानीपत के तृतीय युद्ध जो है वो 1761 का है। वहीं चिनासुर का युद्ध की बात करें तो 1759 का है। तो इस तरीके से आप मिलान करेंगे तो पाएंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें सी में इसका मिलान कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कैम्ब्रिज से अकादमिक डिस्टिंक्शन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय और ब्रह्म समाज के नेता कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, आनंद मोहन बोस। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस जो ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता, शिक्षाविद, समाज सुधारक और प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे। इन्होंने कई अग्रणी संस्थान की स्थापना की। उन्होंने छात्रों को राजनीतिक कार्यों में शामिल करने के लिए कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना की और इंडियन एसोसिएशन जो कि भारत का पहला अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन भी था उसकी स्थापना की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा था? तो ध्यान देंगे इसका सही उत्तर जो है वो 1498 हो जाएगा। ठीक है, 1498 को वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था और जमूरियन नाम का राजा जो था उन्होंने वास्को डी गामा की मतलब कहते हैं स्वागत किया था। ठीक है, और ध्यान देंगे कि जब वास्को डी गामा वापस लौट के यूरोप गया तो उसे 60 गुने से अधिक की लाभ हुआ था। ठीक है, तो जिससे आकर्षित होकर अन्य व्यापारी जो थे, अन्य देश के व्यापारी वर्ग भी वो भारत की तरफ आए। ठीक है, तो इसलिए सही उत्तर इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है देवबंद आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला कथन कह रहा है इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत 1866 में मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की थी। तो सही बात है। जहाँ तक देवबंद आंदोलन की बात है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना था।
तो ये कथन गलत है। कथन गलत क्यों है? क्योंकि देवबंद आंदोलन पश्चिमी शिक्षा का विरोधी था और कुरान और हदीस पर अधिक इस्लामी शिक्षा पर केंद्रित था। ठीक है? तो इस तरीके से स्टेटमेंट 2 गलत है। वहीं स्टेटमेंट 3 की बात करें, कह रहा है इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का समर्थन किया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वहीं स्टेटमेंट 4 है, यह सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन के साथ वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ था। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देवबंद आंदोलन वैचारिक रूप से सैयद अहमद खान और ब्रिटिश समर्थन और आधुनिकवादी दृष्टिकोण का विरोधी था। जहां अलीगढ़ आंदोलन पश्चिमी शैली की शिक्षा और अंग्रेजों के साथ सहयोग पर केंद्रित था, वहीं देवबंद आंदोलन ने मुसलमानों के धार्मिक और नैतिक उत्थान की मांग की और ब्रिटिश प्रभाव का विरोध किया। ठीक है? इस तरीके से अगर हम सही कथनों को चुनना है हमें, ठीक है? यहाँ पे देखिए कह रहा है हमें सही कथनों को चुनना है, तो स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है थॉमस वेस्ट को भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस घटना में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? तो जहाँ तक थॉमस वेस्ट का सवाल है, थॉमस वेस्ट को जो है स्वाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराने के लिए जाना जाता है। ठीक है? तो ध्यान देंगे, स्वाली की लड़ाई में जो है, जो कि ध्यान सक जिसे सुवाली की लड़ाई भी कहा जाता है, वो 1612 में लड़ी गई एक महत्वपूर्ण नौसैनिक भिड़ंत थी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों का नेतृत्व करते रहे कप्तान थॉमस वेस्ट ने भारत के सूरत के पास सुवाली तट पर पुर्तगाली बेड़े को पराजित किया। यह विजय एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने भारत में पुर्तगाली प्रभुत्व के पतन और ब्रिटिश प्रभाव के उदय की शुरुआत को दर्शाया। ठीक है? तो सुवाली का युद्ध ध्यान देंगे। ठीक है? तो इस तरीके से का सही उत्तर क्या ऑप्शन बी होगा। और वहीं स्वाली के युद्ध का अगर आपको कालक्रम पूछा जाए तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यह 1612 ईस्वी है। ठीक है? 1612। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हमें इसमें मराठा सरदार और उनकी राजधानियों का मिलान करना है। आइए देखते हैं कैसे मिलान होगा। कह रहा है सिंधिया। तो जहाँ तक सिंधियाओं की बात है, सिंधिया जो है वो ग्वालियर से संबंधित है, इसलिए हम सिंधिया को यानी ए को 4 से मिलान करेंगे। इसके अलावा फिर कह रहा है गायकवाड़। तो गायकवाड़ जो थे वो बड़ौदा के रहने वाले थे। फिर भोसले जो थे वो नागपुर के रहने वाले थे। फिर होलकर की बात करें तो वो इंदौर के रहने वाले थे। ठीक है? यहाँ इनकी राजधानियाँ हुआ करती थी। तो इसी तरीके से अगर आप इसका मिलान करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ध्यान देंगे कि पेशवा जो थे वो पुणे से संबंधित थे, सिंधिया ग्वालियर से थे, गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर और होलकर इंदौर। ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 1899-1900 के मुंडा विद्रोह को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है? तो मुंडा विद्रोह का कालक्रम याद रखिएगा, ये 1899 से 1900 के मध्य हुआ है। और जहाँ तक इसके उत्तर का सवाल है, ठीक है? तो इसे जो है उलगुलान यानी महाविद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, उलगुलान अथवा महाविद्रोह। ठीक है? चलिए, मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान या महाविप्लव के नाम से भी जाना जाता है, भारत में एक प्रमुख जनजातीय विद्रोह था, जिसका नेतृत्व भगवान बिरसा मुंडा ने किया था। यह विद्रोह मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार यानी वर्तमान झारखंड में 1899 से लेकर 1900 के बीच हुआ। यह विद्रोह ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार की भूमिगत नीतियों और स्थानीय शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ था, और इसका उद्देश्य मुंडा जनजाति के पारंपरिक भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना था। तो इस तरीके से हम लोगों ने मुंडा विद्रोह के बारे में देखा। मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। वहीं संथाल विद्रोह की बात करें तो इसे हूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है? हूल विद्रोह। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो ये 1773 में आया था। फिर कह रहा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है? तो हमको जो है सबसे पहले ध्यान देना है कि हमसे गलत पूछा जा रहा है। ठीक है? आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने क्षेत्र स्वामित्व को बनाए रखने की अनुमति दी। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऐसा हुआ था। ऑप्शन बी कहता है इस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। तो देखिए स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है ये समझिए। क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल जो है, भारत का गवर्नर जनरल वो 1835 1833 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बनता है। ठीक है? और लॉर्ड विलियम बेंकेट थे, वो सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। ठीक है? और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की जहाँ तक बात करें तो इसके तहत जो है
बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है? और वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है? तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। वहीं स्टेटमेंट थर्ड की बात करते हैं तो इसके माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये भी याद रखेंगे कि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उसमें मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर एलिजा एम्पे को नियुक्त किया गया था, ठीक है? चलिए अगला है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की शुरुआत की और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से क्लियरली देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये गलत है, इसलिए हमसे अगर सही उत्तर पूछा जाए तो इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे 1857 के दौरान जो है लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है सूची का मिलान करना है। दो प्रकार के दी गई है सूची, एक तरफ संगठन दिया गया है और दूसरी तरफ जो है इसका संस्थापक दिया गया है। आइए मिलान करते हैं। सबसे पहला जो है प्रश्न वो है इंडिया लीग। जहां तक इंडिया लीग का सवाल है ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है? लैंड होल्डर सोसाइटी जो है वो द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो दादा भाई नेरोजी के द्वारा शुरू किया गया था और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था। अगर आप इसी क्रम में इसका मिलान करते हैं तो सही उत्तर इसका बी निकल जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों को भारतीय व्यापार में उनके प्रवेश के सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है? तो अगर इसको व्यवस्थित करने की बात है तो देखिए सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, फिर सेकंड नंबर पे आते हैं डच। सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, सेकंड नंबर पे डच, तीसरे नंबर पर अंग्रेज और चौथे नंबर पर फ्रांसीसी, ठीक है? इस तरीके से इसका मिलान करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1 4 3 2, ठीक है? 1 4 3 2, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 का 1, 4 का बी, ठीक है? इस तरीके से इसका मिलान कर सकते हैं आप, चौथा का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जहाँ तक पुर्तगाली कंपनी की का बात है तो ध्यान देंगे कि पुर्तगाली कंपनी जो है 1498 ईस्वी में आती है, ठीक है? वहीं फ्रांसीसी कंपनी की बात करेंगे तो ये सबसे अंत में आती है और 1664 में आती है। जहाँ तक अंग्रेजों का सवाल है तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका गठन 1600 ईस्वी में होता है और 1613 में ये अपना कारखाना स्थापित करती है। तो यहाँ पे आप 1605 मान सकते हैं, ठीक है? और वहीं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात है तो ये 1602 में आ गया था, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप मिलान करेंगे तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नारा दिया था संपूर्ण ज्ञान वेदों में निहित है, ठीक है? तो ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो आपको स्वामी दयानंद सरस्वती से जुड़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था, ठीक है? जहाँ तक दयानंद सरस्वती का सवाल है तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस संधि ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मद्रास की संधि। मद्रास की संधि ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया था, ठीक है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1766 से 1769 तक हुआ और 1769 में ब्रिटिश और मैसूर ने हैदर अली के बीच हस्तक्षेप, मतलब ब्रिटिश और मैसूर ने हैदर अली के बीच हस्ताक्षरित मद्रास संधि के साथ हुआ। ब्रिटिशों को पराजित करने के बाद हैदर अली ने यह संधि की जिससे यह युद्ध जो है समाप्त हो गया था, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें भी सूचियों का मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉरी, इसमें जो है स्टेटमेंट वाला प्रश्न दिया गया था। आइए देखते हैं इस स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में स्थापित द्वैत शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? तो पहला क्या कह रहा है, यह प्रणाली बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा स्टेटमेंट 2 है, इस प्रणाली के तहत दीवानी और निजामत दोनों प्रभावी रूप से कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट थर्ड कह रहा है इस प्रणाली से प्रशासनिक विफलता हुई और यह बंगाल की जनता के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। वहीं फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है इस प्रणाली 1772 में
जॉन कर्टियर द्वारा समाप्त किया। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसे जॉन कर्टियर के द्वारा नहीं बल्कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स इसका सही उत्तर होगा। इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर की बात करें तो इसमें स्टेटमेंट 1, 2, 3 सही है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, इसे व्यापक रूप से आधुनिक बिहार का जनक माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जनक माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें संगठन और स्थापना के वर्षों का मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला एसोसिएशन, सबसे पहला संगठन जो है वो है बॉम्बे एसोसिएशन। ठीक है, तो बॉम्बे एसोसिएशन की जहाँ तक बात है, ये 1852 में इसका गठन हुआ था। फिर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो ये 1851 में बना था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया सोसाइटी की बात करें तो 1843 में इसका गठन हुआ है। और बंग भाषा प्रकाशन सभा की बात करें तो 1836 में। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये सभी जो है सुमेलित है, और इस तरीके से आप अगर मिलान करेंगे तो पाएंगे कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के दौरान पटना विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये जो है पुस्तक विक्रेता थे पीर अली। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे हिंद महासागर में नौसेना वर्चस्व के लिए ब्लू वाटर नीति का श्रेय दिया जाता है। तो जहां तक ब्लू वाटर पॉलिसी का सवाल है, ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा शुरू किया गया था, और ये पुर्तगाली गवर्नर जनरल हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारत का आर्थिक इतिहास के लेखक जो है वो आर.सी. दत्त हुआ करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक दादा भाई नेहरू जी का सवाल है, तो दादा भाई नेहरू जी ने क्या लिखा था, इन्होंने पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था। ठीक है, एडम स्मिथ का जहाँ तक सवाल है, ये फादर ऑफ इकोनॉमी इनको माना जाता है। ठीक है, इनके द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन लिखा गया था। और बी आर अम्बेडकर को तो आप जानते ही हैं। ठीक है, इनकी जीवनी के बारे में बता देता हूँ मैं। तो बी आर अम्बेडकर की जीवनी जो है वो है वेटिंग फॉर अ वीजा। ठीक है, वेटिंग फॉर अ वीजा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ आंदोलन दिया गया और दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए नेता दिए गए हैं। आइए मिलान करते हैं। सबसे पहला है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह के नेता थे गोमधर कुंवर। वहीं कुका आंदोलन की बात करें तो इसके थे भगत जवाहर मल। ठीक है, पाइक आंदोलन की बात करें या पाइका आंदोलन की, तो इसके जो नेता थे वो थे बख्शी जगदू विद्याधर। वहीं एका आंदोलन के नेता मदारी पासी थे। तो इसी क्रम में अगर आप इस प्रश्न का मिलान करेंगे तो पाएंगे ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। घेरे की नीति के प्रणेता कौन थे। ठीक है, रिंग ऑफ फेंस। तो रिंग ऑफ फेंस के प्रणेता जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इसका नेतृत्व 4 भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव मुर्मू ने किया था। तो ये जो है बिल्कुल सही है। संथाल हुल जो था इसका शुरुआत जो है ये नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव के द्वारा किया गया था। इसके अलावा इनकी 2 बहनें भी थी, झानो। ठीक है, ओके। अगला स्टेटमेंट है, हुल के दमन के तुरंत बाद छोटा नागपुर दस्तकारी अधिनियम लागू किया गया। तो जहाँ तक इस स्टेटमेंट का सवाल है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि वो तुरंत बाद जो है नहीं किया गया था। ठीक है ना, ये 1876 के आसपास किया गया था। और जहाँ तक संथाल हुल की समाप्ति का बात है, तो ये 1856 तक जो है समाप्त हो गया था। ठीक है, तो उसके 20 वर्षों के बाद यानी 1876 के आसपास छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पास किया था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, केवल एक सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 17वीं शताब्दी में स्थापित भारत का पहला अंग्रेजी किला कौन सा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन 27 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ नेता दिए गए हैं और एक तरफ क्षेत्र दिया गया। तो 1857 की क्रांति से संबंधित ये नेता दिए गए हैं। आइए मिलान करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है बख्त खां। तो बख्त खां ने दिल्ली से मतलब 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किया था।
उसके बाद अहमदुल्ला शाह की जहाँ तक बात है, तो इन्होंने फैज़ाबाद में नेतृत्व सँभाला था। लियाकत अली, उनका संबंध इलाहाबाद से रहा है और बहादुर खान जो थे, इनका संबंध बरेली से रहा है। ठीक है? इस तरीके से अगर आप मिलान करेंगे, तो पाएँगे कि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। ठीक है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, सहायक संधि किसके शासनकाल में लागू हुई थी? तो सहायक संधि जो है, ये लॉर्ड वेलेज़ली के दिमाग की उपज थी, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और बदरुद्दीन तैयबजी जैसे नेताओं द्वारा किस राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई थी? तो इन तीनों ने मिलकर जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया था। ठीक है? यहाँ पे आप 3 नेताओं का नाम याद रखिएगा, एक तो हैं फिरोज शाह मेहता, दूसरे हैं केटी तेलांग और तीसरे हैं बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है पुर्तगाली गवर्नर नैनो डी कुन्हा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पुर्तगाली गवर्नर है, नाम क्या है इसका? नैनो डी कुन्हा। कह रहा है उसने 1510 में पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ठीक है? क्योंकि वो 1530 में नहीं बल्कि 1510 में नहीं बल्कि 1529 के आसपास गोवा स्थानांतरित करता है। ठीक है? चलिए, कोच्चि से जहाँ तक बात करें कि कोच्चि से गोवा स्थानांतरित करने की, ये 1530 ईस्वी में करता है। ठीक है? सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट है, उसके शासनकाल में दीव और बसीन पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है? क्योंकि नैनो डी कुन्हा ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से दीव और बेसिन पुर्तगाल नियंत्रण में ले लिया था। ठीक है? वहीं स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ की बात करें तो तीसरा स्टेटमेंट करता है उसने विजयनगर के श्री कृष्ण राय से भटकल पर कब्जा किया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वहीं उसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इस तरीके से हमें जो है पूछा जा रहा है कौन से गलत है, ध्यान रखेंगे 1, 3, 4 तीनों गलत हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता किसे घोषित किया गया था? तो ध्यान देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बहादुर शाह द्वितीय, यानी जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, और इधर देखिए संबंधित संधियां दी गई हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो एक्सला सापेल की संधि के साथ जो है समाप्त हुआ था। वहीं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये पौंडीचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ और प्रथम मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। इसी क्रम में अगर आप इस प्रश्न का मिलान करेंगे तो पाएंगे कि इसका सही उत्तर ऑप्शन डी निकल के आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में सभाई जयसिंह ने अपनी प्रसिद्ध खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी? ठीक है, तो ध्यान देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। उन्होंने 5 जगहों पर खगोलीय वेधशालाएं स्थापित की थी। ये जगहें कौन-कौन सी थी? तो ये जो है आपको दिल्ली है, जयपुर है, वाराणसी है, मथुरा है और उज्जैन है। ठीक है, ध्यान देंगे कौन-कौन सा है? दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किन कारणों से एक अखिल भारतीय आंदोलन का रूप नहीं ले सका? ठीक है, हमें बताना है कि 1857 का विद्रोह जो है वो एक अखिल भारतीय स्वरूप नहीं ले सका, उसके क्या कारण है? ठीक है, कारण ढूंढते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है आधुनिक शिक्षित भारतीय ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। तो जहां तक पहले ऑप्शन की बात है ये बिल्कुल सही है। आधुनिक शिक्षित भारतीय जो थे वो तटस्थ रहे, उन्होंने भारतीयों का समर्थन नहीं किया। सेकंड स्टेटमेंट है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच सहयोग की कमी थी, तो ऐसा नहीं था, सहयोग की कमी जैसा कोई बात नहीं था, बल्कि हिंदू और मुसलमान नेताओं ने मिलकर और हिंदू और मुसलमान समुदाय के लोगों ने मिलकर जो है ये युद्ध लड़ा था। स्टेटमेंट थर्ड है कि भारतीय शासकों और बड़े जमींदारों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन किया गया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कुछ भारतीय शासक और बड़े जमींदार जो थे वो अंग्रेजों का समर्थन करते थे। इस तरीके से पाएंगे कि स्टेटमेंट 1 और थर्ड जो है सही है, इसलिए सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है भारत में यूरोपीय व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन ढूंढना है, उसमें से भी यूरोपीय व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में। आइए देखते हैं। पहला कथन कहता है पुर्तगालियों ने 1599 में बंगाल में अपना पहला चर्च स्थापित किया जिसे
बंदेल चर्च कहा जाता था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बंगाल में बंदेल चर्च की स्थापना 1599 में की गई थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट है, अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना कारखाना खोला। तो अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना पहला कारखाना खोला था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, डचों ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था, जिसे अब पटना कलेक्ट्रेट कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो स्वतः पता चल रहा है कि स्टेटमेंट 4 जो है वो गलत होगा, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या कह रहा है, डेनिसो ने 1664 में भागलपुर में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री खोली थी। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में ब्रिटिश राजनीतिक वर्चस्व की शुरुआत का प्रतीक था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। जहाँ तक प्लासी के युद्ध का सवाल है, यह 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ठीक है, 23 जून 1757 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान प्रांतों और उसके संस्थापकों को निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। पहला है बुरहान उल मुल्क। तो ध्यान देंगे कि हैदराबाद का जो संस्थापक था वो निजामुल उल्क आसफ जाह था। ठीक है, इसलिए पहला तो गलत है। वहीं अवध की बात करेंगे तो ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि अवध के संस्थापक बुरहान उल मुल्क थे। वहीं बंगाल के गवर्नर की बात करें तो ये मुर्शिद कुली खां थे। ये बिल्कुल सही है। और इस तरीके से अगर इस प्रश्न का मिलान करेंगे तो आप पाएंगे कि केवल 3 सुमेलित है। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कह रहा है, इंडिया लीग या इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? तो जहां तक इंडियन लीग का सवाल है, इसके संस्थापक जो थे वो शिशिर कुमार घोष हुआ करते थे। ठीक है, इंडियन लीग जो है 1857 में इसकी या इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। व्यापगत सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो व्यापगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। चलिए पहला स्टेटमेंट है, व्यापगत सिद्धांत लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू किया था। तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगला है, झांसी सिद्धांत के तहत शामिल की गई पहली रियासत थी। तो ध्यान देंगे कि ये पहली रियासत नहीं थी। ठीक है, तो अगला स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा है, इसमें उन राजाओं को शामिल करने का प्रावधान था जहां शासक का कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं था। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दत्तक पुत्र जो होते थे, गोद लिए हुए पुत्र, उनको उनके अधिकारों को वंचित कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कितने सही है पूछा जा रहा है, तो स्टेटमेंट 3 ही केवल सही है, इसलिए इसका सही उत्तर केवल 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पटना में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियां देखी गई थी? तो जहां तक बिहार के क्षेत्र की बात है, ध्यान देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, दानापुर में हुआ था, पटना में भी हुआ था, आरा में भी, मुजफ्फरपुर में। मुंगेर में जो है 1857 के विद्रोह की गतिविधियां नहीं देखी गई थी। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 कहता है, 18वीं शताब्दी के दौरान फारस की खाड़ी क्षेत्र से भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं आमतौर पर आयात की जाती थी? ठीक है, तो ये प्रश्न जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो जहां तक आयात की जाने वाली वस्तुओं का सवाल है, तो इसमें से जो है आपको मोती, सूखे मेवे तथा चाय, इसका आयात किया जाता था फारस की खाड़ी से भारत में। ठीक है, तो फारस की खाड़ी से आती थी भारत की तरफ, और क्या क्या आयात होता था, तो मोती होता था, सूखे मेवे होते थे और चाय का आयात होता था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप मिलान करें तो पाएंगे 1 2 4 इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 2 5 के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोती, सूखे मेवे और तांबा का आयात किया जाता था। चाय का आयात नहीं किया जाता था, क्योंकि चाय तो पहले से ही भारत में उगाया जा रहा है। ठीक है, हाँ, केरल या तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहाँ, फिर असम के क्षेत्र हैं, दार्जिलिंग है, इन सब जगहों पर चाय पहले से भारत में उगाया जाता था, इसलिए इसका आयात नहीं करना पड़ता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, निम्नलिखित शासकों में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद
जब 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, उसी में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 1843 में सिंध पर कब्जा करने के बाद वहां का पहला ब्रिटिश गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, सर चार्ल्स नेपियर। सर चार्ल्स नेपियर को वहां का गवर्नर नियुक्त किया गया था, सिंध का गवर्नर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में कह रहा है, चार्टर एक्ट 1813 की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। इसके माध्यम से भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक 1 लाख रुपए की मंजूरी दी जाती थी। ठीक है, या दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की? ठीक है, तो किसने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्गरेट कजिन्स। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का तत्काल प्रभाव नहीं था? जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1857 के विद्रोह का तत्काल प्रभाव नहीं था, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1872 ईस्वी के आसपास आया है। ठीक है, या 78, ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन थे? तो ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 और 3। यानी पुनर्जागरण की भावना, बिल्कुल ये कारण था। दूसरा था 1453 में कंस्टेंटिनोपल पर कब्जा, और तीसरा है यूरोपीय अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास। वहीं चौथा स्टेटमेंट गलत है, कह रहा है भारत में उपनिवेश स्थापित करने की इच्छा। तो शुरुआत में जो है वो उपनिवेश स्थापित करने के उद्देश्य से भारत नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता यानी मास्टरली इनएक्टिविटी नीति से संबंधित था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है, जॉन लॉरेंस। ठीक है, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता यानी मास्टरली इनएक्टिविटी का जो नीति था वो जॉन लॉरेंस के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसे कुंवर सिंह के साथ मिलकर संघर्ष किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो होगा नाना साहब और तात्या टोपे। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में बाबू अमर सिंह और हरे कृष्ण सिंह भी हैं। तो कुंवर सिंह जो है उनके साथ मिलकर बाबू अमर सिंह और हरे कृष्ण सिंह भी लड़े थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी भी हो सकता है। जहां तक कुंवर सिंह की लड़ाई की बात है, तो कुंवर सिंह जब यूपी और उधर लखनऊ के क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां पर वो कानपुर के पास जो है नाना साहब और तात्या तोपे के साथ मिलकर युद्ध लड़ते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, किसने कुंवर सिंह के साथ मिलकर लड़ा था? तो कुंवर सिंह के साथ मिलकर लड़ने वालों में बाबू अमर सिंह और कृष्ण सिंह थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक या संस्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वो भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। पहला अल्मीडा जी हुआ करते थे, दूसरे अल्फांसो दी अल्बुकर्क थे। ठीक है, और इसे ही भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है उस पे देखना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना की। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऐसा हुआ था। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, इस अधिनियम ने विधान परिषद के अधिकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों के नामांकन की अनुमति दी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं किया गया था। इस तरीके से अगर इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढे, हमें सही ढूंढने कहा जा रहा था। प्रश्न का सही उत्तर केवल एक होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसने 1857 के विद्रोह को पूरी तरह से देशद्रोही और स्वार्थी सिपाही विद्रोह, जिसमें ना कोई देसी नेतृत्व था और ना ही जनसमर्थन था, इसके रूप में वर्णित किया है। तो किसने कहा है ये पूरी तरह से देशद्रोही और स्वार्थी
सिपाही विद्रोह जिसमें ना कोई देसी नेतृत्व था और ना ही जन समर्थन था, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा जो है जॉन सीले ने कहा था, ठीक है? ध्यान रखिएगा, जॉन सीले। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान को। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायी था? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो था 1880 से 1884 के आसपास रहा था। इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मूल रूप से 1875 में किस शहर में हुई थी? तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवादियों के उदय में निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक सहायक थे? ठीक है, तो राष्ट्रवादियों के उदय के कारण पूछ रहा है। तो इस प्रश्न में पहला क्या कह रहा है? लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है इटली की राष्ट्रीय आंदोलन और एकीकरण, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा है भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, बिल्कुल पुनर्जागरण का अहम योगदान रहा था। चौथा स्टेटमेंट है भारतीय और यूरोपीय विद्वान द्वारा ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से भारत के अतीत को पुनर्खोज, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 2 3 4 चारों सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो बहादुर शाह जफर हुआ करता था, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, बहादुर शाह द्वितीय। इसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वहीं इनकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित आदिवासी और किसान विद्रोह को उनके पहले घटित होने के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आइए देखते हैं। जहाँ तक भील विद्रोह का सवाल है, तो भील विद्रोह जो है वो 1817 से 1819 के मध्य हुआ था। ठीक है, जहाँ तक भील का सवाल है वो 1817 के दौरान शुरू हुआ था। उसके अलावा रमोसी विद्रोह की बात करें तो ये 1822 में हुआ था। चुआर विद्रोह की बात करेंगे तो ये 1776 में हुआ था। और वहीं कोल विद्रोह की बात करेंगे तो ये 1829 में हुआ था। इस तरीके से मिलान करेंगे आप तो आप पाएंगे इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। उपनिवेशिक संघर्ष के दौरान भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर विजय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ब्रिटिश ने पूरी तरह से क्षेत्रीय विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया और भविष्य के लाभ के लिए वाणिज्यिक हितों की उपेक्षा की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, अब ये बिल्कुल उल्टा स्टेटमेंट दिया गया, ये गलत है, इसलिए हमसे गलत पूछा जा रहा था, कह रहा था कौन सा कारण नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है ये कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी? तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 62 देख क्वेश्चन नंबर 62 एक स्टेटमेंट दिया गया, हमें पहचाना है कि ये स्टेटमेंट किसके बारे में था। आइए, पहला है कह रहा है वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संरक्षक थे और रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने रॉकेट के संचालन को समझते हुए एक सैन्य मैनुअल लिखा और रेशम उत्पादन उद्योग की शुरुआत करने वाले अग्रणी व्यक्तियों में से एक थे। उपर्युक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का वर्णन करता है? ध्यान देंगे, ये जो है आपको टीपू सुल्तान के बारे में वर्णित करता है। ठीक है, टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र हुआ करते थे, मैसूर के शासक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नवालिस कूट 1793 की विशेषता नहीं थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जमींदारों को दंडाधिकारी और पुलिस संबंधी शक्तियां प्रदान करना। तो कॉर्नवालिस कोड की विशेषता नहीं थी, कॉर्नवालिस कोड में कहीं पे भी जो है ऐसा नहीं कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन नैकड़ा आदिवासी विद्रोह से संबंधित है? तो जहां तक नैकड़ा का सवाल है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, रूपा सिंह या रूप सिंह। ठीक है, तो रूप सिंह जो थे वो नैकड़ा विद्रोह जो कि 1858 से 59 तक चला गुजरात के क्षेत्र में,
उसका उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, किस नेता को अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध के लिए केरल का शेर कहा जाता है? तो केरल का शेर का जहां तक सवाल है तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मजहस्सी राजा। ठीक है, ऑप्शन बी, केरल का शेर मजहस्सी राजा। क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, इसमें देखिए कुछ युद्ध दिए गए हैं, उसे कालक्रम में सही ढंग से व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जहां तक कालक्रम का बात है तो अंबुर का लड़ाई जो है वो 1700, ठीक है, वो 1799 में लड़ा गया था, सॉरी 1749 में। फिर प्लासी का युद्ध है तो वो जो है 1757 में लड़ा गया। वांडीवास का युद्ध 1760 में, और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 में। इस क्रम में आप इसका मिलान करेंगे तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर निकल के आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश उपनिवेशिक राजस्व नीति के परिणाम स्वरूप पारंपरिक खुटकट्टी भूमि व्यवस्था के विघटन के कारण हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, मुंडा विद्रोह इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, किसने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इजारा प्रणाली शुरू किया था? तो इजारेदारी व्यवस्था की जहां तक बात है, ये जहांदार शाह के द्वारा शुरू किया गया था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है भारतीय इतिहास में, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और शाह ए बेखबर के नाम से कौन जाने जाते थे, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, ये देखिए गद्यांश दिया गया, हमें पहचानना है कि गद्यांश किसके बारे में है। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उनका जन्म 1828 में माली समुदाय के एक परिवार में हुआ था। उन्होंने एक प्रभावशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का नेतृत्व किया। 1848 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया। उन्होंने दो प्रमुख रचनाएं तृतीय रत्न और श्वेत कंचपा असूड की रचना की। तो ये स्टेटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ज्योतिबा फूले से संबंधित है। ठीक है, पुणे में उन्होंने ही महिलाओं के लिए विद्यालय शुरू किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जहाँ क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, सूरत की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, यह संधि रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच 6 मार्च 1775 को हस्तांतरित या हस्ताक्षरित हुई थी। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस संधि के तहत रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को सालसेट और बेसिन देने का वादा किया था। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट थर्ड है, वारेन हेस्टिंग के नेतृत्व में ब्रिटिश कलकत्ता परिषद ने सूरत संधि का समर्थन किया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरीके से अगर मिलान करते हैं तो हमसे सही पूछा जा रहा है, 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त नेता के विरुद्ध ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर उन्हें जीत दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये मेजर हेक्टर मुनरो था। ठीक है, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ही जो है अंग्रेजी सेना बक्सर के युद्ध में लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1876 में। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, पटना में पहला जिला स्कूल किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये जो है आपको 1835 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये पहला जिला स्कूल जो है बिहार की राजधानी पटना में खोला गया। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है, हैदर अली ने अपने बारे में या हैदर अली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है, उससे नंदराज को हराकर मैसूर राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। फिर है, उसे एक नया कैलेंडर, नई सिक्का प्रणाली और नए वजन और माप के पैमाने पेश किए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये हैदर अली नहीं बल्कि टीपू सुल्तान के द्वारा ये प्रयास किया गया था। हमसे हैदर अली के बारे में पूछ रहा है, तो केवल स्टेटमेंट 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें केवल ए लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 75 आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बिहार में ब्रिटिश शासन का विरोध किया था? तो ध्यान देंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने सबसे पहले बिहार में ब्रिटिश शासन का विरोध किया।
तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 75 तक जो 75 सवाल थे, उसे हम लोगों ने पार्ट 1 में सॉल्व कर लिया है, ठीक है? अब इससे संबंधित पार्ट 2 जो है आपको लेक्चर मिलेगा, उसे भी देखेंगे और इस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन आपका हो जाएगा। ध्यान रखें ये खान जीएस आईएएस का जो टेस्ट संख्या 15 टेस्ट संख्या 11 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है, ठीक है? और इस मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित 2 टेस्ट हैं, टेस्ट नंबर 11 और टेस्ट नंबर 12, ठीक है? तो हम लोग दोनों टेस्ट बनाकर देखेंगे, ठीक है? चलिए, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।